तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, आपका तो अनुभव है पिछले साल से इस प्रोजेक्ट के साथ में, तो आप कुछ नई चीज़ें भी शेयर करेंगे और चीज़ें। और जैसे मैंने कहा कि इस बीच यू हैड फ्री माइंड, तो कुछ मैं कहता हूँ कि भाई कि इस चीज़ से ही हम नई चीज़ें ईजाद करते हैं। जब दिमाग फ्री होता है और अगर हम सोचें इन चीज़ों के बारे में, तो हम कुछ नई नई चीज़ें जो है दे पाते हैं। तो वो चीज़ शेयर होंगी, मैं ये नहीं करूँ सब कि कुछ भी की भी होंगी, तो वो औरों के साथ में जो है बहुत काम करने वाली है, ठीक है, और विद्यालयों में भी काम। पर्चे का मेरा जो टाइटल है वो है बच्चों में संख्या समझ का विकास। जब हम गिनतियाँ सिखाते हैं तो गिनतियाँ सिखाने में हम अक्सर जो विधियों का प्रयोग करते हैं वो हम क्या करते हैं, 1 से 100 तक की बच्चे गिनती गिनवाते हैं। हम कहते हैं बच्चा एक बच्चा आगे आ जाओ, या फिर बड़ी क्लास का एक बच्चा आगे आइए, आप गिनती पढ़िए, सारे बच्चे गिनती को रिवाइज करेंगे। तो उसमें क्या होता है, बच्चों को गिनतियाँ याद हो जाती हैं। लेकिन गिनतियाँ याद होना और गिनतियों में समझ होना, ये दो बहुत अलग बातें हैं। वो गिनमाला हमें ये बताती है कि हमें स्टार्टिंग से ही बच्चों को गिनमाला में जो 10-10 के समूह बने हैं, उन्हीं समूह को हमें स्टार्टिंग से ही बच्चों को लेकर चलना है। तो इसीलिए वहाँ पर ये 10-10 मोती लाल हैं तो 10 मोती सफ़ेद हैं, कि आप पहले 10 तक बनाइए। जब 10 हो जाता है तो 10 होने पर आप उसको वहाँ पर बताइए कि बच्चों ये 10 मिलके क्या बन जाता है, एक समूह बन जाता है। और वहीं पर कक्षा 1 में अगर हम दहाई को इंट्रोड्यूस नहीं भी करते हैं, इकाई को इंट्रोड्यूस नहीं भी करते हैं, तो आप वहाँ पर उन बच्चों को समूह, ढेरी, इन शब्दों का प्रयोग करना जरूर से सिखा दें। और जब 10 पत्थर हो जाते थे, 10 पत्थर का एक समूह बना देते थे कि 10 पूरे हो गए, मैम 10 पूरे हो गए। तो हम कहते थे ठीक है 10 पूरे गए, यानी 10 का एक समूह बन गया। अब इसको आप अलग कर दो, फिर आप 11 से पढ़ना शुरू करो। 10 और 1 11, 10 और 2 12, 10 और 3 13। फिर जब 20 हो जाते थे, मैम एक समूह और बन गया, तो मुझे ठीक है उसे अलग कर लो। और उसके बाद फिर पढ़ो, 20 और 1 21, 20 और 2 22। अगर गलती करते थे तो मैं नहीं बताती थी, बल्कि जो समूह में बच्चे बैठे रहते थे, गोले में बच्चे बैठे रहते थे, वही बोलते थे दीदी गलत कर दिया, इसने गलत कर दिया, मैं करके दिखाऊं। मैं कहा ठीक है आप करके दिखाओ। 50 के आगे भी तो संख्याएं सिखानी थी, तो आगे की संख्याएं सिखाने के लिए अब मुझे क्या करना है, ये सोच रही थी। फिर सोचा कि चलिए कुछ ऐसा रखते हैं, कोई ऐसा TLM रखते हैं जो 50 से आगे की गिनतियों को भी सिखाने में मदद कर सके। तो उसके लिए फिर मैंने माचिस की तिल्लियों का प्रयोग किया। माचिस की तिल्लियों का प्रयोग क्यों किया? माचिस की तिल्लियों का प्रयोग मैंने इसलिए किया क्योंकि माचिस की जो तिल्लियाँ होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन बहुत काम की होती हैं। छोटी हैं, एक जगह पर बहुत सारी आ जाती हैं। अगर मैं 2 माचिस की तिल्ली दे देती हूँ तो कहीं 2 या 3 माचिस की तिल्लियों में मेरे पास 100 से अधिक की माचिस की तिल्लियाँ हो जाती हैं, और मैं 100 तक की गिनतियों को आराम से करवा सकती थी। बोर्ड पर कोई भी संख्या लिख दी, 78 लिख दिया मान लीजिए, तो अब मैं कहती थी 6 बच्चे हैं, 6 के 6 ग्रुप में बैठ जाइए, अलग अलग ग्रुप में बैठ जाइए। आप लोगों में से जो सबसे पहले इस 78 को इन माचिस की तिल्लियों से बना के दिखाएगा वो फर्स्ट आ जाएगा। अब बच्चा 78 को माचिस की तिल्लियों से बनाएगा। कैसे बनाएगा? 10-10 के कितने समूह बनेंगे और कितनी तिल्लियाँ खुली रह जाएंगी, वो पूरा बनाएंगे बच्चे। और बच्चे बड़े बहुत मज़े से बच्चे बनाते हैं। उस समय अगर हम बच्चों की जो कार्य विधियाँ हैं, जो बच्चों के कार्य को करने का तरीका है, कैसे वो डेयरी बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर आप हर ग्रुप का अवलोकन करने लगते हैं तो बहुत मज़ा आता है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एक बच्चा कर रहा होता है, अगर वो गलती कर रहा होता है तो दूसरा बच्चा ही उसका हाथ खींच रहा होता है और बोल रहा होता है नहीं, अगर 78 है तो 7 डेयरी बनेंगी, 8 नहीं बनेंगी, गलत कर रहे हो तुम। या 6 बना रहे हो, गलत कर रहे हो, 7 बनाओ, 7 देखो 7 लिखा हुआ है, इस जगह 7 लिखा हुआ है। अब एक ग्रुप का बच्चा जाके बोर्ड पे लिख कर आता था और दूसरे ग्रुप का बच्चा वहाँ पर बनाता था, तो वो आपस में ही खुद ही कर रहे थे। उस समय मैं सिर्फ पीछे बैठी हुई थी, फैसिलिटेटर जो हमको कहा जाता है, वही रोल मैं उस समय अदा कर रही थी। पीछे बैठी थी और बच्चे स्वयं करते थे, एक ग्रुप के बच्चे करते थे, दूसरे ग्रुप के बच्चे उसको बनाते थे और कुछ गलतियां करते थे जब बच्चे, तब मैं उनको बताती थी कि बच्चों यहाँ पर ये गलती हुई है, यहाँ पर ये ऐसा होना चाहिए। इस तरीके से हमने मैथ पे काम किया। तो वहीं से हमने शुरुआत करी बच्चों को मूर्त से अमूर्त की तरफ लाने की। जब बच्चे उसको बनाने लग गए, डेयरियाँ बनाने लग गए, तब हमने ये शुरुआत करी कि अब बच्चों को बिना किसी TLM की सहायता के हम बच्चों से गणित में संख्याओं को लिखने के लिए कहें, क्योंकि हमको आगे
TLM में ये माचिस की तिल्लियाँ, ये गुट्टे छोटी क्लास में काम कर सकते हैं, लेकिन जहाँ हमारे बच्चे 2 से 3 में आते हैं तो बहुत मुश्किल है, सिलेबस बढ़ जाता है, TLM को भी हम उतना प्रयोग नहीं कर सकते, हज़ार लाख की संख्याएँ होती हैं, फिर वहाँ यूज़ नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर हम प्रोसेस को करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बच्चों की इकाई दहाई की समझ को, संख्याओं की समझ को पुख्ता कर सकते हैं। बहुत सारे TLM का प्रयोग हमको करना पड़ता है, तब जाके हम कहीं गणित में बच्चों की संख्याओं की समझ को पक्का कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे जो क्लास 1 और 2 के स्टूडेंट्स होते हैं वो जब घर से आते हैं उनके पास सिर्फ नॉलेज होती है कि अंदर बाहर छोटा बड़ा, जो हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में बोलते हैं स्थानिक समझ। बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये स्थानिक समझ ही होती है। तो बच्चों को हम गेम में पहले बच्चों के साथ गेम्स में करते हैं कि बच्चों से एक्टिविटी, क्लासरूम में ही एक्टिविटी में ये पूछा जाता है कि आपके पास पेंसिल है, बच्चों के पास पेंसिल, इरेजर वगैरह होती हैं, कि कौन सी पेंसिल छोटी है, कौन सी बड़ी है। तो इस तरीके से उनको एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाता है। विजुअलाइजेशन का जो कौशल है, इसको हम बच्चों में अचीव करने के लिए हमारा पहला स्टेप स्थानिक समझ ही आता है, जिसमें हम बच्चों के साथ क्लासरूम में ही बातचीत करते हैं। अब मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिया, बच्चों से कहते हैं कि 3-4 पेंसिल्स लेकर आओ, फिर उसमें सबसे बड़ी पेंसिल कौन सी है वो पूछते हैं, तो बच्चे उन्हें बता देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि 3 पेंसिल्स में से एक पेंसिल्स को जब ऊपर कर दिया, बाकी 2 पेंसिल्स नीचे कर दी, तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाली पेंसिल जो है ये वाली बड़ी है, और जो छोटी होती है उसको वो बड़ी बोल देते हैं, और जो बड़ी होती है उसको छोटी बोल देते हैं। तो उन बच्चों को ये नहीं पता होता हम किस आधार पे कोई चीज़ बड़ा और छोटा बोल रहे हैं। हम जो टीचर्स हैं, हमको उन बच्चों के अंदर उस आधार को विकसित करना है जिस आधार के ऊपर वो कोई चीज़ वर्गीकृत कर सके कि कोई चीज़ कैसी है। और हमारी जो NCERT की बुक है क्लास 1 में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा गणित के जादू में, आकृतियाँ और स्थान, वो इसी कौशल पर आधारित है। कक्षा 2 और कक्षा 3 में इसी तरीके से क्लास 1 में फर्स्ट 1 लेसन रखा है, क्लास 2 की गणित की जादू की बुक में 2 लेसन। एक एक्टिविटी और मैंने की कि 2 बच्चों को आगे खड़ा करा कि इसमें से बताओ कि कौन लंबा है और कौन छोटा। तो उन्होंने बता दिया देख के कि ये बड़ा है और ये छोटा है। अब उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप किस बेस पे बता रहे हो कि ये लंबा है और ये छोटा है। तो मेरी एक स्टूडेंट है उसने बोला कि मैम इसकी एज ज़्यादा है इसलिए ये लंबा है, और इसकी एज छोटी है इसलिए ये छोटा है। फिर मेरे सामने अब ये मिसकंसेप्ट है बच्चों के अंदर, उस मिसकंसेप्ट को हटाने के लिए एक ऐसे स्टूडेंट को मैंने खड़ा करा जिसकी एज ज़्यादा थी बट उसकी हाइट कम थी। तो ऐसे 2 स्टूडेंट्स को आगे खड़ा करा, तब उनको बोला देखो बेटा यहाँ पर इसकी एज ज़्यादा है बट इसकी हाइट कम है, तो हम एज को इसका आधार नहीं मान सकते। फिर उनको ये बोला कि हाँ अगर लंबाई छोटाई देखनी है तो हम उसको नाप सकते हैं। 2D और 3D आकृतियाँ जो होती हैं उसको हम 2D को तो हम पेपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट 3D को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जो मूर्त वस्तुएं होती हैं वही उनको दिखानी चाहिए। जो हमारे पास संपर्क किट में है उनको हम उसके साथ एक्टिविटी की जाती है, बच्चों को ब्लाइंड फोल्ड करके, जैसे जो घनाभ हो गया या घन हो गया, उन सबको हाथ में लेके उनको ब्लाइंड फोल्ड करके फिर उनसे पूछा जाता है कि ये आपकी कौन सी आकृति है, जिससे कि उनके जब वो करके सीखते हैं तो जो भी चीज़ वो बोलते हैं उनके दिमाग में वो माइंड सेट हो जाता है कि हाँ ये चीज़ें, उनको मैथ्स एक प्रॉब्लमेटिक विषय नहीं लगता है, वो खेल खेल में सीखने लग जाते हैं और बहुत इंटरेस्ट के साथ मैथ्स की क्लास में इंटरेस्ट लेते हैं। तो इसके साथ नेक्स्ट हमारा ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम स्थानिक अवधारणाओं की समझ जो होती है वो बच्चों में एक स्तर तक होती है, लेकिन हमको उन बच्चों में इस तरीके से एक एबिलिटी विकसित करनी है कि वो वर्गीकृत उसको कर पाएँ और उनको वर्गीकरण के आधार की पहचान हो जाए। इस पर हमें अपनी क्लास में वर्क करना है और ऐसी एक्टिविटीज़ डेवलप करनी है जिससे कि वो इस स्किल को आगे जाके और अच्छे तरीके से डेवलप कर पाए। तो हमारा यही दृष्टिकोण विकसित करना ही गणित का मुख्य कौशल होता है, मुख्य उद्देश्य है। बेसलाइन टूल्स का मुझे ऐसा महसूस होता है कि बेसिकली हमने उनको इस तरीके से इस्तेमाल किया कि आखिर हम सिखा तो बहुत कुछ रहे हैं बच्चों को और हम समझ रहे हैं कि हाँ उन्हें आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हम अपने बच्चों के सामने रखें कि हमें लगे कि कहाँ कोई कमी रह गई है जो हमारे सामने आ जाए। ट्राइंगल्स में कुछ नंबर्स को मतलब ट्राइंगल के कोने थे और नंबर दिया गया था 9 को जैसे इनमें
बांटना है, 9 नंबर है, और इस तरीके से बांटना है कि तीनों कोनों में जैसे नंबर होंगे उनके जोड़ 9 आएंगे। तो कुछ बच्चों ने मेरी क्लास में किया, कुछ ने नहीं किया, लेकिन उसके बाद मैं एक सोच में पड़ गई कि आखिर क्यों नहीं कर पाए जो बच्चे नहीं कर पाए, क्योंकि आता तो उनको है, बच्चों को पता है 3 + 3 + 3 9 होता है, या 5 + 4 + 0 भी 9 होता है, मतलब इस तरीके से बच्चों को पता है, लेकिन ये क्यों नहीं कर पाए वो। तो ये चीज़ें मुझे लगा कि हाँ, सवालों को कुछ इस तरीके से देना चाहिए कि हमें वो कमी दिखे, दोनों तरफ से जो है, उनकी तरफ से या मेरी तरफ से, वो कमी हमें दिखे। तो इस तरीके से हमारा ये काम शुरू हुआ था। बेसिकली मैंने भाग के ऊपर थोड़ा सोचना शुरू किया, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों सोचा, मैं कक्षा 5 में गई एक बार और मैंने देखा बच्चे तो डिवीज़न का सवाल बड़े अच्छे से कर रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं भी कर पा रहे होंगे लेकिन मोस्टली कर रहे हैं। लेकिन जैसे बातचीत में मैंने उनसे बात करी और मैंने ऐसे सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि अच्छा बताओ, अगर इस तरीके से जैसे हम बोलते हैं कि आप 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों के बीच में मैं 20 टॉफ़ियाँ बांटना चाह रही हूँ, उसको और थोड़ा सा ट्विस्ट करके उनके सामने दिया तो मैंने देखा सारे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। कुछ एक बच्चे इसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं भी दे पा रहे हैं, जबकि वो भाग का सवाल तो कर ले रहे हैं। तो वहाँ मुझे ये समझ में आया कि भाग क्या है, बच्चों के लिए सिर्फ एक सवाल बन के रह गया है। तो ये सवाल नहीं होना चाहिए, ये उनके प्रैक्टिकल जीवन में वो किस तरीके से उसको कर सकते हैं, ये हम कैसे करें। तो मुझे महसूस हुआ कि हमें जो भाग है, भाग छोड़ दीजिए, हमें इसकी जो एक समझ है जो बच्चों के दिमाग में जो छोटे से जानते हैं जिन शब्दों को, वो जैसे बांटना या बराबर बांटना या समूहीकरण करना, जो भी है, इस चीज़ की शुरुआत हम वहाँ से क्यों ना शुरू करें जहाँ से हम उनको संख्या सिखाना शुरू करते हैं। तो ये बांटने की समझ उनमें तब भी होती है, तो हम वहाँ से क्यों ना इसकी शुरुआत करें और उन शब्दों से क्यों ना शुरुआत करें जो उनके लिए ज़्यादा परिचित हैं। फिर अचानक से हम एक वो चिन्ह उनके सामने रख देते हैं, डिवीज़न का डैश ऊपर नीचे डॉट, और बार बार अभ्यास करने के बाद बहुत सारे बच्चे इसको बहुत अच्छे से कर भी लेते हैं, लेकिन परेशानी तब आती है जब हम उनके सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रखते हैं। तो इसी के ऊपर मैंने काम करने की कोशिश करी है, और मैं कक्षा 5 में मैंने उसी समय मैं गई थी, मैंने पढ़ाया नहीं, मेरी क्लास 2 थी और अब क्लास 3 है। तो क्लास 2 में मैं जैसे काम कर रही थी तो पहले मैंने ऐसे ही शुरुआत करी कि मैं क्योंकि डिवीज़न भाग तो उनके उसमें था नहीं, ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं था जैसे हमने एनसीईआरटी में देखा कि इसमें बांटना, समूहीकरण और इस तरीके से दिया हुआ था। तो उसके ऊपर मैंने बच्चों के साथ काम किया है, और क्लास 3 में भी आगे अब मैं समझती हूँ कि हमारे विद्यालय खुलेंगे तो मैं उसको और बेहतर तरीके से उनके साथ काम करने की कोशिश करूँगी, ताकि क्लास 5 तक आते आते बच्चा डिवीज़न को एक भाग की प्रॉब्लम ना समझ करके एक प्रैक्टिकल अपने जीवन में धारण करने वाली एक कंसेप्ट को लेकर के चले। ग्लेन डोमेन जो बोलते हैं कि एक्टिविटीज़ क्लास में किस तरह से हमें चूज़ करनी है, उनके कलर्स, उनके जो भी हम चूज़ करें उनको बहुत आराम से हमें चूज़ करना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने मूर्त वस्तु को लिया, ये कितने 2, अब कितना 1, अब कितना कुछ नहीं। फिर मैंने उस कुछ नहीं को मैंने रिप्रेजेंट करा 0 से, और ऐसे मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ ली जिसमें मैंने मूर्त वस्तु को लिया और उनके 0 को मैंने उनका साथ लिंक करा कुछ नहीं, मतलब जो कुछ नहीं था उसके साथ उनको लिंक करा 0 को। ये कितना 300। अच्छा ठीक है, कंकड़ ला सकते हो, कंकड़ कितने कंकड़ है? बिल्कुल है। उन्होंने क्या करा, 3 कंकड़ यहाँ रखे और उसके बोले 300। मैं कहा कैसे 300? कहते हैं ये 0, ये 0 माने कुछ नहीं, और ये 3। अब मेरा ऊपर से नीचे गिरना था, जो खुशी थी वो सब खत्म। अब मुझे लेकिन समझ में आया कि 0 का मतलब सिर्फ 0 नहीं है, बहुत कुछ है। फिर वहाँ से मुझे समझ में आया कि 0 एक अंक भी है, एक संख्या भी है, एक पूर्णांक भी है, जिसमें संख्या रेखा के अंदर हम मिड में 0 लेते हैं। एक साइड सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, एक साइड सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। स्थानीय प्लेस होल्डर भी है 0, राइट। उसके बाद
उसके कुछ रेफरेंस पॉइंट के अंदर भी ज़ीरो यूज़ होता है। जैसे आपका मापन में ले लो, स्केल के अंदर। उसके अलावा हम ज़ीरो को ग्राफ्स में यूज़ करते हैं, आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस में यूज़ करते हैं, और मोशन डिस्टेंसेस में डिफरेंट जगह पे हम क्या करते हैं, ज़ीरो को यूज़ करते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे बच्चों को पढ़ना आता ही क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास दो चीज़ें उस चीज़ को कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं। एक तो स्थानीय मान और दूसरा उस मात्रा, मतलब उसके अंदर कितनी मात्रा है उसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। कि मैंने जो ये देखा कि बच्चे वैसे काम करने के बदले, मतलब अमूर्त से ज़्यादा बच्चों को अमूर्त की तरफ तो हमें ले जाना होगा ही, लेकिन मैं बेसिक क्लास की बात कर रही हूँ। इसके लिए कक्षा 1, 2 और कुछ हद तक कक्षा 3 के लिए भी हमें पहले कोशिश यही करनी है कि हम मैक्सिमम बातचीत पे फोकस करें, बच्चों को अपने वातावरण से जोड़ें, छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करें। जैसे मैम अभी बता रही थी ढेर, तीली, ये, और उनके अलावा उनके घर के फैमिली मेम्बर्स, घर का माहौल, घर के जानवर, कुत्ते, बिल्ली और कुर्सी मेज़ कुछ भी ले सकते हैं, जो भी ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को अगर इन्वॉल्व करें तो बच्चों की जो स्टार्टिंग है मैथ्स की, वो गणितीय समझ बनते हुए जो बच्चों का जो डर है गणित के लिए वो कुछ कम हो। पर हम ऑलरेडी SCERT से आए, तो मैंने बच्चों पे इसके साथ बात किया कि देखो जीरो का इनको, हालांकि सबको पता है जीरो मीन्स कुछ नहीं होता है, और बच्चे एक छोटा बच्चा भी जानता है कुछ नहीं, लेकिन उनको गणित की भाषा में हमें सिखाना होता है शून्य, जीरो। इस भाषा को बच्चों को सिखाना ज़रूरी होता है। तो मैंने बच्चों को एक गीत के माध्यम से सिखाया शून्य की अवधारणा के लिए। सर मैं गा के ऐसे ही बोल के सुनाऊं? हाँ, तो बच्चों ने भी बड़े अच्छी तरह से गाया। 10 कबूतर बाग में बो रहे थे जो, एक कबूतर उड़ गया तो बाकी रह गए 9। इसी तरह से जब लास्ट में जब एक कबूतर बच गया तो लास्ट में जो ये है कि एक कबूतर बाग में बन रहा था हीरो, वो भी फिर से उड़ गया तो बाकी रह गया जीरो। तो जीरो, सब बच्चे जीरो बनाइए, हर एक बच्चे ने ऐसे जीरो बनाया। बेटा जीरो बनाओ, ज़मीन पे बनाओ, चौक लेके जाती थी, सारे बच्चों ने जीरो बनाया। तो उसी टाइम कुछ बच्चों से मैंने कहा आप खुद ही सवाल ऐसा ढूंढिए या करिए कि जिसका आंसर जीरो आए। तुरंत बच्चों ने 12 घटाना 12 जीरो, 10 घटाना 10 जीरो, जीरो घटाना 10 जीरो, जीरो धन जीरो जीरो, एक बच्चे लिखते गए और एक दूसरे की चेक भी करते रहे। इसी तरह से उन्होंने गुणा के भी सवाल कर लिए कि 425 गुणा जीरो, जीरो, जीरो मीन्स कुछ नहीं। तो उसके बाद जब नेक्स्ट डे मैंने अपना काम शुरू किया मैथ्स का, तो बच्चे और भी चाह रहे थे कि मैम और भी गाना सिखाए, लेकिन ये जो 10 कबूतर बाग में मैंने उनको गाना सिखाया, बच्चों को ये करवाया, तो इस गाने को सिखाने पे मुझे ऐसा रिजल्ट मिला कि बच्चों ने EVS और हिंदी इस सब्जेक्ट को भी रीड किया। हिंदी में भाषा का वो सीख रहे हैं, एक पक्षी के बारे में सीख रहे हैं, लेकिन उन्होंने EVS से इस तरह से जोड़ा कि मैम कबूतर की जगह तोता भी हो सकता है, हाथी भी हो सकता है, बंदर भी हो सकता है। और उसी टाइम बच्चों ने इन एनिमल्स के ऊपर, लेकिन किसी बच्चे ने कहा कि कबूतर का मैम ने सिखाया तो कबूतर तो उड़ रहे थे ना, लेकिन यहाँ पर तो हाथी कैसे उड़ेगा? तो वहाँ बच्चों ने बता दिया कि हाथी चल रहा है। तो मैंने इस लेख में अपने शून्य की अवधारणा कि जब अब मैं अपने कार्यक्षेत्र में अब कोरोना काल के बाद हम जाएंगे तो मैं उस पर किस तरह से काम करूँगी, इस लेख में मैंने वही अपना लिखित किया कि जैसे कि मैंने सोचा बच्चा जो है शून्य को समझता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम बच्चे से जैसे क्लास में ही है, मैं जाती हूँ क्लास में, बच्चों को क्लास 1 में अगर मुझे कभी बैठने का मौका मिलता है तो हम हमेशा क्या होता है, हम बच्चों का पूर्व ज्ञान जांचते हैं। पूर्व ज्ञान में हम बच्चों से कहते हैं बच्चों कितने बच्चों को गिनती आती है, तो अक्सर बच्चे जो हैं वो गिनती सुना देते हैं, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं आती। बच्चे अक्सर 1 से लेकर कुछ बच्चे 50 तक गिनती जानते हैं, कुछ इवन 90 तक भी बच्चे गिनती जानते हैं। परंतु बच्चे जो हैं गिनती जानते हैं, परंतु उसकी समझ नहीं है कि अगर हमने उसको 11 कहा तो 11 क्या चीज़ है, 11 को एक संकेत है 11, आप उसकी मूर्त चीज़ें लेके आइए। मैं उनको क्या करती हूँ, मैं ग्राउंड में भेज देती हूँ कि आप बच्चों जाओ ग्राउंड से 11 कंकड़ बीन के ले आओ या 11 पत्ते हैं वो तोड़ के ले आइए। तो मैं इस तरह उनसे जांचती हूँ कि उनको जो संख्या है उसकी समझ है कि नहीं। और वही चीज़ मैंने अपने लेख में लिखने प्रयास किया है कि मैं यही करूँगी कि बिल्कुल प्रारंभिक कक्षाओं में
पहले बच्चों को मैं ज़ीरो का भी महत्व समझाने की कोशिश करूँगी। ज़ीरो का महत्व हम कैसे छोटे बच्चों को समझा सकते हैं कि जैसे कि हमारे हाथ में चॉक होता है या पेन्स होते हैं, या हम बच्चों के लिए टॉफ़ीज़ लेके जाते हैं, हमने टेबल पे रखे, बच्चों से कहा, या हम कुछ बच्चों का ही एक समूह बुला सकते हैं अपनी टेबल के पास। जैसे हमने 10 बच्चों का एक समूह बुला लिया, तो एक बच्चे को खड़ा करके हम पूछ सकते हैं कि बच्चों कितने बच्चे यहाँ खड़े हुए हैं, तो वो कहेंगे 10। फिर मैं एक बच्चे को उसकी सीट पे भेज देती हूँ, तो अब कितने बचे? बच्चे मीन्स वहाँ पे बच्चों को एक चीज़ और उनका धारणा, जो अवधारणा पैदा हो रही है, बचे शब्द मीन्स कि वहाँ पे उसको घटाना है। मतलब बचे जहाँ पे भी शेष या बचे वर्ड आएगा तो उसका मतलब उसको वहाँ पे घटा के हमें उत्तर देना है, और बच्चा इस चीज़ को समझता है। तो इस तरह करते करते जब बच्चे कम हो जाएंगे, 9 पे आए, हम इसको चाहे किसी भी गतिविधि से करवा सकते हैं, और सभी शिक्षक साथी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग गतिविधियों से अपने अपने विद्यालयों में करवाते हैं। या जैसे अब जब लास्ट में एक बच्चा रह जाएगा, तो अब वो बच्चा भी अपनी सीट पे चला गया, तो हम पूछेंगे अब यहाँ कितने बच्चे बचे, तो वो कहेंगे कोई बच्चा नहीं। तो कोई नहीं बचा, तो हम उसको कोई नहीं के लिए संकेत बच्चों को बताएंगे कि कोई नहीं का संकेत जो है वो ज़ीरो है, जिसको हम इंग्लिश लेटर ओ की तरह भी बना सकते हैं। तो ऐसे ही मेरा मानना है, और अक्सर हम जब बड़ी क्लासेस में देखते हैं कि बच्चे ज़ीरो की प्लेस वैल्यू, ज़ीरो एज अ प्लेस वैल्यू, क्योंकि ज़ीरो जो है एज अ डिजिट यूज़ होता है, ज़ीरो की बहुत इम्पॉर्टेंस है एज अ प्लेस वैल्यू, कि अगर ज़ीरो जैसे 4 है, 4 हमने अंक लिखा, उसके आगे हमने एक ज़ीरो लगाया तो 40 हो गया। अगर हमने 2 ज़ीरो लगा दिए तो वो 400 हो गया, उसका 10 गुना उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। इसी तरह जब हम डेसिमल के आगे ज़ीरो लगाएंगे तो उतने बटे उसकी वैल्यू जो है वो कम हो रही है। तो ज़ीरो मीन्स एज अ प्लेस होल्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेरा यही प्रयास है इस लेख में कि मैं किस तरह अपनी कार्यशैली, या मैं अपने क्या क्या मेरे प्रयास या विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से हम कैसे कोशिश करेंगे कि हम ज़ीरो की अवधारणा बच्चों में सुनिश्चित कर सकें। पहले मैं समझता था कि पैटर्न कुछ नहीं होता है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं मतलब अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे और से नहीं कुछ कहना। पैटर्न से मैं जब पैटर्न के सवाल आते थे तो मैं उनको नेगलेक्ट कर देता था, लेकिन मैंने कार्यशाला में जाना कि पैटर्न सबसे महत्वपूर्ण है। पैटर्न में आपको तर्क करना है, तार्किकता आपकी आती है, समझ आपकी विकसित होती है। बच्चे को आपने एरो बना दिया सीधा टेढ़ा, अगला आपने क्रम में लिख दिया कि अब कौन, तो बच्चा अपने आप कहेगा नीचे सोच से अपनी। तो ये मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगा है पैटर्न। इसमें क्या होता है कि पैटर्न में एक नियम होता है, उस नियम को अगर हम बच्चों को शुरू में बता दें और बच्चे उस चीज़ को समझ जाएं, खास करके मैं कक्षा 3 की क्लास को पढ़ाता हूँ, उस वक्त तक बच्चे की समझ थोड़ी विकसित हो जाती है। कक्षा 1-2 में तो थोड़ा सा नहीं हो पाता है उतना, उन बच्चों को तो हमें TLM के माध्यम से ही करना होता है। लेकिन कक्षा 3 में उसकी समझ को विकसित करने के लिए पैटर्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। और इसमें नियम को जैसे हमने बता दिया और शुरुआत में उसको समझा दिया और उनका थोड़ा सहयोग कर दिया, तो बच्चे खुद ही अपने मन से, जैसे भी आपने जितने सवाल दिए होंगे, खुद ही करना शुरू कर देंगे और आपको भी बताना शुरू कर देंगे और कुछ चुनौतियाँ भी ला करके दे देंगे हमें। इस तरह की घटनाएं मेरे साथ हुई। 2019 सितंबर से जुड़ी हूँ। तो ये जो मैंने लेख लिखा है उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, एक तो मेरी लर्निंग और बच्चों की लर्निंग। तो मेरी लर्निंग जो है वो तो 2016 वालों की सभी की एक सी बात है कि जब से ज्वाइन किया है तो हमारी लर्निंग बहुत ज़्यादा, मतलब अनवरत चलने वाली प्रक्रिया कहते हैं लर्निंग को। तो हम 2016 वालों के संग यही हो रहा है कि हमने पहले डाइट में लर्निंग करी, डाइट विशिष्ट DLED, उसके बाद हमने NIOS डिप्लोमा करा, उसके बाद हमारे निष्ठा प्रशिक्षण हुआ, फिर संपर्क फाउंडेशन, उसके बाद हमने रूम टू रीड, और फिर तो हमारी लर्निंग की बहुत सारा हमारे पास शायद इकट्ठा है जो बच्चों तक अभी हम नहीं पहुंचा पाए हैं। और हम सोच रहे हैं कि अब जब हम बच्चों तक पहुंचेंगे तो पता नहीं कितनी लर्निंग में हमें क्या क्या मिला है, तब हम शायद वहाँ पर पहुँच करके हम
देख सकते हैं कि हमने क्या सीखा और हम अब क्या सिखा सकते हैं इन लोगों को। तो सितंबर के महीने में 25 विद्यालयों को चुना गया, जिसमें हमारा विद्यालय भी था। तो बहुत सारे कारण थे बच्चों के ना सीखने के। तो उसमें से ये जो एक चीज़ हम लेके चल रहे हैं कि बच्चों की समझ पे आधारित लर्निंग, की बच्चों को चीज़ें समझ नहीं आ पाती हैं क्योंकि हम उनको अच्छी तरह से शायद समझा नहीं सकते हैं। तो इसको लेकर के हम चले। इसके लिए हमने शुरुआत करी बेसलाइन सर्वे से। तो जो बेसलाइन सर्वे था उससे हमने देखा कि मैं अपनी बात बताऊंगी कि जब फर्स्ट हमारी कार्यशाला हुई थी तो क्योंकि गणित मेरा बहुत प्रिय सब्जेक्ट कभी भी नहीं रहा, तो फिर मेरी जो टीचिंग थी वैसी ही थी। मैं परंपरागत ढंग से सिखाती थी जैसे सभी लोग सिखाते हैं, और कुछ बच्चों को आता था, कुछ बच्चों को नहीं आता था। तो धीरे धीरे जब मैंने कुछ कार्यशालाएं जब ज्वाइन करी, उसमें से एक कार्यशाला की एक बात जो है मेरे को बहुत ही ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसे कहा जाता है वो देखा मैंने। उसमें ये था कि एक सामान्य सी बात है गिनती। तो जब 1 2 3 4 5 6 जब हम देखते हैं तो शायद हम जिस ढंग से 1 को देखते हैं वो बच्चा शायद उस ढंग से 1 को नहीं देखता है। हम 1 में हमारी मात्रा भी होती है, हमारी आवाज़ भी होती है, आकार भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उस बच्चे के लिए 1 में 3 चीज़ें होती हैं। उसके लिए मात्रा भी होती है, उसके लिए आकार भी होता है और उसके लिए आवाज़ भी होती है। उन तीनों का कॉम्बिनेशन, तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग चीज़ थी मेरे लिए। मैंने कहा हाँ, इस ढंग से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो मैंने जब भी सिखाया अपने तरीके से सिखाया। अब मैं ये सारी कार्यशालाएं जब अटेंड करती हूँ तो मैं बच्चों के सोच पे पहुँचने की कोशिश करती हूँ कि बच्चे को कहाँ पर एक्चुअली परेशानी हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए कार्यशालाएं ने बहुत ज़्यादा मदद करी। मैं कह सकती हूँ कि मैंने बहुत कुछ सीखा। बच्चों को पिक्चर्स के माध्यम से पढ़ाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। मुझे लगता है उससे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। तो गणित में भी मुझे यही रहता था कि मैं पिक्चर्स के माध्यम से कुछ कलरफुल तरीके से उन्हें सिखाती थी। तो सर ने भी देखा 1 2 बार, तो जब इनकी वर्कशीट मिली तो उसमें हमने काम किया, बच्चों का रिस्पांस भी अच्छा मिला हमें। मुझे लगता है कि जो अभी SCERT की जो किताब है हमारे पास, उसमें हमारे पास इतनी गतिविधियां हैं, यदि हम उसी से भी करा लें तो बच्चों को बहुत ज़्यादा उसी से भी मिल जाएगा ज्ञान कि हाँ ये पैटर्न है, हम उसकी गतिविधियों को लेकर भी चलें तो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाएंगे। और पैटर्न की आवश्यकता जो है वो बाल मस्तिष्क के लिए क्यों आवश्यक है, ये सब हम पैटर्न के द्वारा उसमें गतिविधियां जब हम सीरियल से कराते रहेंगे तो हमें खुद भी पता चलेगा और बच्चों को भी। गणित की जो जटिलतम प्रविधियां हैं उनको उनके परिवेश के आधार पर रखकर उन्हें सहज बनाया जा सकता है। इन विभिन्न कार्यशालाओं में हमने वर्कशीट तैयार करने में किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उस विषय को समझा। गणित में ऐसा क्या करें कि बच्चों को लिए लाभदायक हो, इस टास्क पर भी कार्य किया। और गणित के विभिन्न कौशलों, अनुमान लगाना, सन्निकट, सादृश्यकरण, इन सभी पर गणितीय संप्रेक्षण, रुझान, रुचि को समझा एवं व्यापक उद्देश्यों पर आधारित प्रश्न निर्माण किए। इस बात पर भी चर्चा हुई कि अनुमान लगाना सन्निकट से किस प्रकार अलग है। तार्किक चिंतन, सामाजिक समझ की अवधारणा पर आधारित वर्कशीट पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इन सभी से हमने गणित के अनेकों पहलुओं को समझा, एक अध्यापक की तरह भी समझा और एक बच्चे की तरह भी समझा। क्योंकि जब भी हम किसी कौशल पर चर्चा करते हैं, या वो चाहे वो अनुमान लगाने का हो या स्थानिक समझ का, पैटर्न हो या सुनने की अवधारणा, एक बच्चा इन पर आधारित प्रश्नों पर अपनी क्या राय दे सकता है, एक अध्यापक को उसे समझना बहुत ज़रूरी होता है। अभी तक मैं ये कहूँ कि सभी लोग अपनी कक्षा में गणित की हम लोग मुख्य संक्रिया, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन पर अधिक ध्यान देते थे। परंतु इस वर्कशॉप से मैंने गणित के कौशलों को समझा और जाना कि कैसे इन संक्रियाओं को करते समय हम गणित के प्रमुख कौशलों का विकास भी बच्चे के अंदर कर सकते हैं। और इस काम में हमारी NCERT की किताबें कितनी महत्वपूर्ण हैं, जिसमें हमारा एक ही पाठ अनेकों कौशलों की पूर्ति करता है। ये मानती हूँ कि शायद पैटर्न बच्चे कर ही लेते हैं, ये मेरी अवधारणा थी। और जब एक अच्छा बच्चा भी इसको नहीं कर पाता था तो मैं सोचती थी कि क्यों नहीं किया। तो इस प्रोजेक्ट के बाद मैं स्कूल में गई, सर ने कहा था कि आप स्कूल में जाके इस वाले कार्यशाला के बाद बच्चों को देखना। तो मैं गई, मैंने एक ऐसी बच्ची को जो कक्षा, जब मैं उसको पढ़ाती थी वो कक्षा 1 में थी, अभी वो 2 में चले गई है, अब 3 में जाएगी। तो मैंने उसको कक्षा 1 की वर्कशीट दी, तो उसने पैटर्न के उस सवाल को तो अच्छी तरह से कर लिया जो केवल रिपीट वाले थे, जिसमें चित्र बनाना होता है, आगे को बढ़ाना होता है। लेकिन जहाँ पर उसके अंदर जोड़, घटाने या गुणा कुछ दे रखे थे तो उसको करने में उसको प्रॉब्लम हुई। लेकिन बार बार मेरे समझाने पर वो सही उस पर आ गई।
तो इससे मुझे लगा कि मुझे कक्षा 1 से ही बच्चों को पैटर्न पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मैं कक्षा 1 को पढ़ाती हूँ, तो मेरा टॉपिक है कि कक्षा 1 के बच्चों को कक्षा 1 से लेकर 9 तक की गिनती कैसे सिखाई जाए, ये मेरा टॉपिक है। तो जब मैं वर्कशीट लेकर बच्चों के बीच में गई थी, कक्षा 1 के बच्चों के बीच में, तो मैं देख रही थी बच्चे बहुत सारी गलतियाँ कर रहे थे। जैसे वो उल्टा 5 को उल्टा लिख रहे थे, 6 को 9 बना दे रहे थे। तो मुझे लगा ये बच्चे तो भी कर नहीं पा रहे, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा लिख रहे थे, तो कुछ बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे लगा कि इनके साथ तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये लगा कि गिनती सिखाने के लिए बच्चों में वो क्रम आना चाहिए, क्रम से बच्चे गिनती बोलें। दूसरा मेरे को लगा कि अगर बच्चों को हम कक्षा में मूर्त रूप से सिखाएं कोई चीज़, तो बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। जैसे हम बच्चों को पत्थर, कंकड़, तीलियाँ इस तरह से बच्चों को दिखाएं, फिर बच्चों से कहें बच्चों ये कितना है, अब बताओ ये कितना है, या हम अपनी उंगली का भी सहारा ले सकते हैं उसके लिए। तो मुझे लगा कि बच्चे बहुत आसानी से सीख सकते हैं उसको। और तीसरा मुझे लगा कि अगर हम बच्चों को जब गिनती सिखा रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं 1 2 3 4 5, तो जो हम कभी चाहे काउंटिंग हम कैसे ही करें, जो लास्ट वाली जो संख्या होगी वो मेन संख्या होगी, वो उसका समुद्र संख्या का वो उस कुल संख्या को वो बताएगी। चौथा मुझे ये लगा कि बच्चों को जब हम गिनती सिखाते हैं, तो चाहे हम गिनती कैसे ही सिखाएं बच्चों को, चाहे हम ऊपर से कम से गिन रहे हों या नीचे से गिन रहे हैं, संख्या बिल्कुल सेम रहेगी। चाहे हम ऊपर से गिन रहे हैं 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 पेंसिल हमारे पास है, तो अगर हम ऊपर से गिन रहे हैं 1 2 3 4 5, तब भी 5 ही होंगी। अगर हम नीचे से उसको काउंटिंग करके, तब भी संख्या उतनी ही रहेगी। मुझे लगा कि ये चीज़ बच्चों में आ जानी चाहिए। तो इसके लिए मुझे लगा कि कुछ बच्चों के साथ गतिविधियाँ की जानी चाहिए। तो मैंने एक बच्चों के साथ एक गतिविधि क्लास में ये की कि बच्चों के सामने से मैंने माचिस की तिलियाँ पकड़ी। पहले मैंने एक तिली पकड़ी, मैंने बच्चों से पूछा बच्चों ये कितनी है, तो बच्चों ने कहा 1। तो मैंने इसको पहले अमूर्त रूप में दिखाया, फिर मैंने बच्चों से कहा इसको एक संकेत रूप में हम कैसे लिखते हैं, उसको मैंने बोर्ड पर लिख के दिखाया। उसके बाद ऐसे फिर 2 तिलियाँ ली मैंने, फिर बच्चों से कहा बच्चों ये कितनी है, तो बच्चों ने कहा 2। तो फिर हमने इसको मूर्त रूप में जब मैंने इनको दिखाया, तो बच्चे बड़े आसानी से सीख रहे थे। और दूसरा मैंने बच्चों को कविता के माध्यम से भी गिनती सिखाई। तो मैंने एक कविता का बच्चों के सामने मतलब जब बोला मैंने बच्चों के सामने, उनसे कहा आप रिपीट करिए, तो बच्चे बड़े जल्दी से सीख गए। कविता थी 1 2 3 4 चलो चले नदिया के पार, 5 6 7 8 देखेंगे हम राजगाह, 9 के बाद होता 10 घर चलो अब आ गई बस। जब मैंने ऐसे किया तो बच्चों को देखा, मैंने बड़ी जल्दी सीख रहे हैं। तो मुझे लगा कि अगर बच्चों के साथ खेल खेल में हम कोई चीज़ करें तो बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। लेकिन पहले हमारा उद्देश्य यही रहता था कि सभी बच्चों को बस अंगेज रखा जाए, कुछ ना कुछ काम बोर्ड पे दे दिया जाए और हर कक्षा अंगेज रहे। लेकिन तब से थोड़ा सा परिवर्तन आया है, जब से हम ये प्रशिक्षण कर रहे हैं कि हम गतिविधियों के द्वारा भी बच्चों को अंगेज रख सकते हैं। और इसके लिए जब हमने पहला टेस्ट हुआ था, प्री टेस्ट हुआ था, तो पहले हम बारीकी से बच्चों का प्रशिक्षण, ये परीक्षण कह लीजिए या मूल्यांकन इतना नहीं कर पाते थे कि किस बच्चे को क्या आता है, किस बच्चे को क्या नहीं आता है। लेकिन उस टेस्ट से हमें पता चला सही मायने में कि बच्चे को किसको क्या आ रहा है और किसको क्या नहीं आ रहा है। तो उसमें हमें हमें पता चला कि काफ़ी बच्चों को गिनतियों में ही समस्या है, जो कि 3 में आ चुके हैं या 4 में आ चुके हैं, लेकिन वो गिनतियों की समझ उनको अभी नहीं बन पाई है। अगर हमने उन्हें 12 लिखने के लिए कहा तो उन्होंने 21 लिख दिया, या 21 लिखने के लिए कहा तो 12 लिख दिया, या 31 लिखने के लिए कहा तो 13 लिख दिया। तो ये कारण क्या रहा है, किस कारण से ये बच्चे कर रहे हैं? तो जब हमने ध्यान दिया तो समझ आया कि उनको इकाई और दहाई की ही समझ नहीं बन पा रही है। और इकाई दहाई की समझ बनाने के लिए हमने ये प्रयास किया कि बच्चों को जब कक्षा 1 में गिनती सिखाई जाए, जब बच्चों को 9 के बाद 10 पे अब लाएँ तो 10 पे ही उसको कहा जाए कि 10 की दहाई। और जब आगे गिनती उसको सिखाई जाए, बोलने के लिए हम इतना कर सकते हैं कि 10 दहाई 1 इकाई 11, 10 दहाई 2 इकाई 12। इतना जब उसको गिनती सिखाते हैं उस समय बोलते समय भी हम उसको ये सिखा सकते हैं। और उसकी पूरी तरह से संकल्पना, हम उसको अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए मैंने कुछ गतिविधियाँ भी बच्चों से कराई, जिसमें कि जैसे सभी लोग बात कर चुके हैं वैसे वो तीली बंडल और कंकड़ पत्थर और गिनमाला के द्वारा इन सब का इस्तेमाल करके भी हम उसकी इस अवधारणा को स्पष्ट करने का मैंने भी प्रयास किया। और इसमें मैंने बच्चों से कुछ पत्थर या मनके उनको दे करके 10-10 की ढेरियाँ भी बनवाई
और कुछ संख्याएं, कुछ कंकड़ पत्थर अलग से रख रहे हैं उनको, और कुछ संख्याएं दी, और उसमें बच्चों ने जो मैंने संख्याएं दी उसमें से संख्याएं बना के दिखाई। जैसे 10 की ढेरी और 12 बनाने को दिया तो 10 की ढेरी और 2 पत्थर उन्होंने साथ रखे। वैसे तो इस बारे में सभी बातों सुन के भी शायद सबको बोरियत हो रही होगी, लेकिन ये मैंने भी ऐसे ही किया। और इसी तरह से तीली बंडल बनवाए मैंने उनसे, और कुछ बंडल 10-10 के बनवाए, कुछ खुली तीलियाँ रखी, और बच्चों को मैंने कुछ संख्याएं दी, और बच्चों ने तीली बंडल की सहायता से उन संख्याओं को बनाया। मान लो उन्हें 22 दिया गया तो उन्होंने 2 10 के बंडल और 2 खुली तीलियों को रखा। और इसके लिए मैंने उनसे कुछ गतिविधियाँ भी कराई, गतिविधियों के साथ साथ कुछ लिखित कार्य भी कराया। जैसे कि मैंने बहुत सारी आकृतियाँ बना दी, और उसमें से उनसे घेरा बनाकर 10-10 की ग्रुप बनाने के लिए कहा, और कितनी खुले रह गए हैं चित्र उनको अंकों में लिखने के लिए कहा। और इकाई और दहाई मैंने ऊपर रख दिया, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा कि इस तरह से बच्चों ने उनको लिखना भी सीखा। और लेकिन ये उनको बताना पड़ा कि उल्टे क्रम इकाई और दहाई किस तरह से लिखा जाता है, ये बच्चों को बताना पड़ा। कि हम जब इसी तरह से बच्चों को मैंने फिर तीली बंडल की सहायता से बताया, जो मैंने बताई चुकी हूँ। और बच्चों को मैंने कुछ संख्याएं दी, और मैंने इकाई और दहाई का एक वो भी बनाया। तो मैंने बच्चों को जो हमारी संपर्क किट है, संपर्क किट में उसमें भी कुछ हमारे पास बहुत सारी सामग्री है, जिससे कि हम बच्चों को इसके बारे में बच्चों की अवधारणा को स्पष्ट कर सकते हैं। जिसमें कि एक हमारे पास कुछ वर्ग हैं, वर्ग पट्टियाँ हैं, जिनकी सहायता से भी मैंने बच्चों को इसकी इकाई दहाई की अवधारणा को स्पष्ट किया, स्थानीय मान की। और इसी से हमने बच्चों को स्थानीय मान की समझ की तरफ ले गए, और उनको बताया कि संख्या को उसके मान से गुना करने पर उस संख्या का स्थानीय मान पता चल जाता है। और इसी तरह से बस मैंने भी बच्चों के साथ प्रयास किया। बस मैं ज़्यादा आपको लंबा और बोर नहीं करूँगी, इतना ही बस। और इसके लिए मेरा अमित जी ने बहुत सहयोग दिया। वो विद्यालय में कोरोना समय में भी आए, और उन्होंने बच्चों के साथ आकर के मेरे साथ बहुत सारी मुझे गाइड किया मुझे कि कैसे बच्चों के साथ काम कर सकती हूँ। धन्यवाद बहुत उसके लिए। थैंक यू। आपके पर्चे को कितने लोगों ने पढ़ा? आपके पर्चा मीन्स आपका थॉट प्रोसेस, आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं। अब जो आप बात देख रहे हैं, अभी यहाँ बात चल रही है, तो ये सब चीज़ें आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रेफरेंस में दिखाई देंगी। और हमारा जो इस साल का एनुअल वर्क प्लान बनेगा, उसमें ये एक एम्फेसिस रहेगा कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एक की पॉइंट रहेगी, यानी मैक्सिमम जो गतिविधियाँ हमारी रहेंगी दे विल बी सेंटर्ड अराउंड इट। उनमें से एक पार्ट और है। अब आप बात करें कि जब हमारे नेशनल नॉलेज कमीशन आया था, उसके बाद ये NCF आया, और उसके बाद कई चीज़ें और छोटी छोटी आई। और इस समय जो पॉलिसी बनी है उसमें एक बात बार बार कही जा रही है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी इस बात को कहती है कि आपकी रिसर्च जो होती है डेवलपमेंट से लिंक करनी चाहिए। हम यूनिवर्सिटी में भी देखते हैं तो सैकड़ों हज़ारों रिसर्च कर रखी है, बहुत से लोगों ने कर रखी हैं। अब ये जानने की ज़रूरत है कि उन रिसर्च को आगे कहाँ कहाँ किसने कितनी बार कहाँ कहाँ कोट किया है, कहाँ कहाँ उनको यूज़ किया है। हमने रिसर्च करी, सिनॉप्सिस सबमिट करी, रिसर्च करी, उसके बाद हमें डिग्री अवार्ड हो जाती है। क्या वो हम आगे यूज़ कर पा रहे हैं? आज की जो पूरी बातचीत है, अगर मैं गणित के अगर संदर्भ में देखूं तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सा एक आपको सामंजस्य दिख रहा होगा 3 चीज़ों का। जिन 3 चीज़ों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि गणित में क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा फोकस अवधारणाओं के ऊपर हो जाता है कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इस पर ही बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। जबकि कहीं ना कहीं शायद हम लोगों ने इस पूरी कार्यशाला के दौरान इस पर भी बात करें कि गणित के कुछ मुख्य उद्देश्य भी हैं, मतलब एक कुछ बड़े उद्देश्य हैं जिसको पाने के लिए शायद हम जो गणित शिक्षण की तरह इतना सारा कुछ सोच रहे होते हैं। तो साथियों ने गणितीय अवधारणाओं को तो लिया ही लिया है, साथ में कौशलों को भी उतना ही उकेरा है। मतलब अगर मैं यहाँ बात करूँ तो विजुअलाइजेशन के लिए कितना सा बात होती दिखाई पड़ी है, अनुमान लगाना, तर्क करना, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से यहाँ पर दिखाई पड़ रही होंगी। खासियत एक जो अगर हम इनके सारे साथियों के अगर सारे साथियों का भी अगर हम देखें
तो जो अंतर आता है, जो लेखन का अंतर या जो हमारे जो बात करने में जो अंतर है, वो इस तीसरे शिक्षण प्रक्रियाओं की वजह से है। जो टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं, जो क्लासरूम की शिक्षण प्रक्रियाएं हैं, इनकी वजह से शायद वो अंतर दिखाई पड़ रहा होगा हमारी सारे लोगों की अप्रोच में। बेसिकली पेडागोजी में जो अंतर है वही हमारे कहीं ना कहीं शिक्षण प्रक्रिया है।